हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सोपन सकन पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी तटीय मैदान पे बात करने वाले हैं और यह इस कड़ी का दूसरा वीडियो है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में भारत के पश्चिम तटीय मैदान के बारे में हमने विस्तार से बात किया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और ये उसी कड़ी का दूसरा वीडियो है, क्योंकि हम जानते हैं कि तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। एक वीडियो में हम उसे समाहित नहीं कर पाए, ये उसी कड़ी का दूसरा वीडियो। क्योंकि दोस्तों, जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें खुद नहीं पता कि वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, और हम कोशिश भी कर रहे होते हैं कि हर एंगल से उसे हम जो है कि छूने का प्रयास करें। तो इस वजह से, और दूसरी बात, आप देखते हैं कि आपके सामने एक लाइव की तरह हम वीडियो बनाते हैं कि आपके सामने सब कुछ हम तत्काल मुहैया कराते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए कि हम आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात कि हम आपको बिना रटे सिर्फ समझाने का प्रयास करते हैं, इस वजह से कि आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, रट कर कोई आज तक कामयाब नहीं हो सका है। रट कर आप छोटे मोटे जॉब तो ले सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल का पीसीएस हो या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, तो उसके लिए आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये बातें तो लंबी चलती रहेगी। आज हम चले स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग देख रहे हैं कि भारत का तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, और उसमें ये पूर्वी तटीय मैदान है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हमें यह देखना है कि पहले तो तटीय मैदान है क्या भारत में। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि तटीय मैदान किस तरह है। तो आइए इसमें भी थोड़ा सा हम प्रयास कर देते हैं शॉर्टकट की तटीय मैदान कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के दक्षिणी हिस्से को बनाना है। ठीक है, भारत के दक्षिणी हिस्से को देखना है। ये हो गया ये, मान लीजिए दोस्तों, भारत का एक नीचे वाला हिस्सा हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया। ठीक है, इस तरफ क्या है दोस्तों, हम आप समझ रहे हैं, इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। हालांकि जब भारत का हम राजनीतिक मानचित्र बता रहे थे, अर्थात भारत और उसके राज्यों का मानचित्र जब हम बता रहे थे, तो कौन सा राज्य कहाँ है ये आप भली भांति देख रहे थे। तो हम यहाँ पे वो मानचित्र नहीं बनाने वाले हैं, आपको अनुमान से चलना है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था और अभी फिर कह रहे हैं कि अगर आपको भारत और उनके राज्यों के राजनीतिक मानचित्र अगर आपको माइंड में सेट हो जाता है, तो 10% प्रश्न आपकी यूं ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। एक दिन में नहीं होगा, 2-4 दिन मेहनत लग सकता है। तो आई होप कि आप कीजिए, मेहनत कीजिए, भारत का मानचित्र बनाने के लिए सीखिए। आराम से जब आप जान जाएंगे तो देखिएगा कि कितना इजी हो जाता है ज्योग्राफी समझना, वो बहुत ज्यादा भारी नहीं रह जाता। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। इस तरफ हमने देख लिया था कि पश्चिमी तटीय मैदान है, और आज जो हम बात करने वाले हैं इसी पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी तटीय मैदान ये समझ लीजिए, ये जो अभी हमने रेखा खींचा, ये पूर्वी तटीय मैदान है। वो इसलिए कि भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है और ये भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। हालांकि पूरी तरह पूर्वी दिशा में नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत, ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत। प्रायद्वीपीय भारत पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया, बंगाल की खाड़ी है, और ये किस दिशा में, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं कि इस अध्याय से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इससे प्रश्न बनता है दोस्तों, ये हम देखना है कि क्या क्या प्रश्न बनता है, एक कड़ी दर कड़ी। आपके मस्तिष्क अगर सवाल करना सीख जाता है, जवाब से ही सवाल अगर निकालता है, तो समझ जाइए आप सही दिशा में बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला ये प्रश्न उठता है कि यह पूर्वी तटीय मैदान भारत के किस दिशा में है। ठीक, स्थिति, पहला प्रश्न बनता है कि पूर्वी तटीय मैदान भारत के किस दिशा में है। तो
इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों, वो ये कि देखिए इसमें दो स्थितियां पाई जाती है। पहली स्थिति, यह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा, ये दक्षिण है और इधर पूर्व, उधर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम है। तो यह जो है कि पूर्वी तटीय मैदान भारत के किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा या पूर्व दक्षिण दिशा, आप जो भी बोले चलेगा। दूसरी स्थिति यह होती है, मान लीजिए भारत शब्द न रहे तो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। इसको आप क्या कह सकते हैं? दक्षिण भारत भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के पूर्व दिशा में। तो क्लियर हो गया दो बातें, और दोनों समझने में आसान है बिल्कुल। पहला जवाब क्या निकला कि पूर्वी तटीय मैदान भारत के पूर्व दिशा में नहीं बल्कि भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के पूर्वी दिशा में है। क्लियर हो गया? स्पष्ट? ये हो गया। अब आता है कि दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? इसका विस्तार यह आ सकता है। दूसरा प्रश्न विस्तार, विस्तार कितना है इसका, मतलब ये कहां से कहां तक फैला है। तो इसका जवाब इस तरह है दोस्तों कि यह जो है कि पूर्वी तटीय मैदान जो है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच से उसकी सीमा निर्धारित करने वाली स्वर्ण रेखा नदी है। ध्यान दीजिए, आप मानचित्र में अगर आप देखेंगे, इधर हो गया झारखंड, ठीक है, यहां पे क्या है? झारखंड है, और यहां पे क्या है दोस्तों? इस तरह पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। इस जगह क्या है? उड़ीसा या ओडिशा है। तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ठीक बीच से एक नदी गुजरती है, स्वर्ण रेखा नदी। इस पे भी हम बात करने वाले हैं। स्वर्ण रेखा नदी, ये दोनों को मिलाना है। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर यहां पे क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम इतनी बार रिपीट कर दी वो ऐसे ही याद हो जाएगा। कन्याकुमारी को हम क्या कहते हैं? दूसरा कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप है। तो इसका विस्तार जो है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। कितनी हो गई? हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक हो गया? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। अब देखिए, ये तो डायरेक्टली हुआ। अब इससे देखिए कौन कौन से प्रश्न सिर्फ इन दोनों से बनता है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है या किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो याद रख लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली इसको याद रखना है। ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के बीच, इस तरह भी पूछा जा सकता है, या आपको चेंज करके कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, या पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच स्थित नदी या बहने वाली नदी का नाम क्या है। तो भूलेंगे नहीं दोस्तों कि उस नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। याद रह जाएगा। अब है कन्याकुमारी। ये चूंकि इतनी बार हम रिपीट किए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पश्चिम तटीय मैदान पे भी हम इसको विस्तार से हम बात कर रहे थे, इसलिए इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया? स्वर्ण रेखा नदी, ये प्रश्न बनता है। अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों,
अब देखना है, और इसमें एक बात है आपको जाननी है, वो जाननी क्या है कि इनका विस्तार किन किन राज्यों से होकर होता है, या यूं कहा जाए कि चूंकि विस्तार तो ये हो गया स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक। अगर राज्य पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान भारत के कितने राज्यों में विस्तृत है, तो दोस्तों अगर आपको भारत का मानचित्र पता है और राज्य पता है, तो आप यहां से उड़ीसा से शुरू कीजिए। यहाँ क्या है? तमिलनाडु। तो कितना राज्य आता है, इसमें बार बार बताने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस दिशा में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक 3 राज्य हैं। कौन कौन सा राज्य है? ऊपर से हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा, और दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। ये तीनों नाम आराम से याद कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रटने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कि कहां से कहां तक है? स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर राज्य पूछा जाए, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये तीनों राज्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों राज्य के नाम में ही 50% इसका जवाब छिपा हुआ है। वो अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि यहां पे अभी चूंकि आगे हम इसका भेद नहीं कर रहे, ये जानना है कि पूर्वी तटीय मैदान में कितनी प्रमुख झीलें स्थित हैं। पूर्वी तटीय मैदान में कितने प्रमुख झील स्थित है, और उससे पहले जो है कि आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि कितनी झीलें स्थित है। तो याद रख लीजिए दोस्तों कि पूर्वी तटीय मैदान में 3 झील स्थित है। 3 झील स्थित है। कौन कौन सा है पहले हम नाम जान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कौन कौन सा है पहले वो नाम जान लेते हैं। पहला है चिल्का झील, दूसरा है कोल्लेरू झील। ठीक है, चिल्का झील, कोल्लेरू झील, और तीसरा है पुलिकट झील। पुलिकट झील। ठीक है, तो पहले धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। अब चूंकि परीक्षा में इन 3 झीलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम पहले इस झील पे हम एक एक करके आगे बढ़ते, फिर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम झील को एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इनसे क्या क्या प्रश्न बनता है। तो 3 झील में पहला झील है चिल्का झील। अब इससे जो प्रश्न बनता है उसको देखते हैं। तो इससे पहला प्रश्न ये बनता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रख लीजिए, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। राज्य हो गया उड़ीसा। और अगर पूछा जाए कि चिल्का झील किस नदी के पास स्थित है, किस नदी के पास स्थित है, तो दोस्तों याद रख लीजिए कि चिल्का झील महानदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, महानदी ये देखिए यहां पे उड़ीसा है। ठीक है, ये महानदी इधर बहती है। ठीक, ये महानदी इधर है चिल्का झील। ठीक है, ये हो गया यहां पे चिल्का झील। चिल्का, ये क्या हो गया? महानदी। क्लियर? महानदी के दक्षिण में। तो प्रश्न आपसे चेंज करके पूछा जाएगा कि चिल्का झील किस नदी के निकट स्थित है। क्लियर हो गया? महानदी के दक्षिण में स्थित है। और पूछा जाता है इसे, चिल्का झील जो है एक लैगून झील है, या भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। ठीक है, भारत का
भारत का सबसे बड़ा लैगून झील। अब ये जानना है कि लैगून झील होता क्या है। सबसे बड़ा लैगून झील तो है, लेकिन लैगून झील होता क्या है, इसको इस तरह समझिए दोस्तों। कभी कभी होता क्या है कि समुद्र का पानी जो है कि स्थलीय सीमा में प्रवेश करता है या स्थल पे प्रवेश करता है। ज्वार भाटा, इस तरह आप समझिए, ज्वार भाटा समुद्र के पानी को ऊपर नीचे जो होता है, उस पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि समुद्र का पानी जब आगे की ओर बढ़ता है वो स्थल सीमा में प्रवेश करता है, सतह में प्रवेश करता है, और फिर जब वो वापस होता है तो कुछ पानी वो स्थल पे फंस जाता है, और उस पानी के फंसने से जो झील बनता है उसको लैगून झील कहा जाता है। क्लियर, याद हो गया? तो यह झील जो है भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। तो अब सबसे बड़ा कहने का मतलब है, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा और भी होगा, सिर्फ यही अकेला लैगून झील नहीं, इसके अलावा भी है। तो वाक्य के मतलब को समझिए, वाक्य कहता कुछ है लेकिन इनडायरेक्टली कुछ और भी कहता है। ये चीजें आपको माइंड में विकसित करना है। वाक्य क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा लैगून झील। तो स्पष्ट है कि सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अलावा भी लैगून झील होगा। तो क्लियर। और दूसरी बात क्या है, अगर सबसे बड़ा लैगून झील है तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील, सबसे बड़ा लैगून झील है, तो जाहिर सी बात है वो लैगून झील किससे बनता है? समुद्र के पानी के ऊपर आने से। ठीक है, समुद्र के पानी के ऊपर आने से और उसके जो है कि वहां जमा हो जाने से जो झील बनता है। क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो स्पष्ट हो गया कि वो खारा पानी का झील क्यों है। स्पष्ट हो गया। तो इससे एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून झील कौन सा है? वो क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। स्पष्ट है दोस्तों। तो इससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चिल्का झील के बारे में फिर से एक बार, यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। और क्या है? किस नदी के निकट स्थित है? तो ये महानदी के दक्षिण में स्थित है। ऊपर महानदी है, दक्षिण में स्थित है। और क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, और यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। कभी तो ये अलग वाक्य पूछ देगा, ये अलग वाक्य पूछ देगा। कई बार होता है दोनों को मिक्स कर देगा कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून झील, तो वो चिल्का झील है। ठीक है। और चिल्का झील किस दिशा में आप समझ रहे हैं, या किस सागर की ओर है? बंगाल की खाड़ी की ओर। भारत के जो सटा हो तो तीन ही सागर है ना, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। क्लियर। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा झील है। ठीक है, दूसरा झील हम पढ़ लेते हैं, पुलिकट झील। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन सा प्रश्न बनता है। पुलिकट झील का राज्य अगर पूछा जाएगा, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहां है? बीच में, ऊपर उड़ीसा, नीचे तमिलनाडु, बीच में आंध्र प्रदेश। हम बार बार बताएंगे नहीं, आंध्र प्रदेश कहां है वो आप समझ लें। और भारत, अब ये भी जो है पुलिकट झील भी जो है लैगून झील है। लैगून झील और क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। अब देखिए यहां पे एक इनडायरेक्टली उत्तर तैयार हो गया कि भारत में लैगून झीलों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से है? चिल्का झील और पुलिकट झील। तो यह दोनों झील जो है क्या हो गया? लैगून झील हो गया। उनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 2 झील।
चिल्का झील और पुलिकट झील। क्लियर? अब आइए तीसरा झील हम पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा झील भी पढ़ते हैं। इसमें तीसरा झील हमने क्या पढ़ा था? कोल्लेरू झील। इसको हमने पीछे इसलिए कर दिया क्योंकि इन दोनों को हमें एक साथ समझाना था। कोल्लेरू झील वो लैगून झील नहीं है, बल्कि ये झील जो है ज्वारीय झील है। कौन सा झील है दोस्तों? यह ज्वारीय झील। क्लियर हो गया? ज्वारीय झील नहीं कहेंगे इसको, ये सॉरी ज्वारीय नहीं, ये डेल्टाई झील है। डेल्टाई झील है। अब देखते हैं कि डेल्टाई झील क्यों है। तो पहले तो क्लियर हो गया कि पूर्वी तटीय मैदान में झीलों की संख्या 3। कौन कौन? चिल्का झील, पुलिकट झील और कोल्लेरू झील। उनमें से 2 झील जो है कि क्या है? लैगून झील है। एक झील डेल्टाई झील है। अब देखते हैं कि इनसे क्या क्या, कोल्लेरू झील से क्या क्या प्रश्न बनता है। कोल्लेरू झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। तो यहां पे क्लियर हो गया कि आंध्र प्रदेश में झीलों की संख्या कितनी है, ये भी आप लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में झीलों की संख्या 2 है, एक पुलिकट झील, दूसरा कोल्लेरू झील। पुलिकट लैगून झील है, वहीं कोल्लेरू झील डेल्टाई झील है। क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें और बातें क्या है, ये कोल्लेरू झील, ये देखिए मान लीजिए यहां पे पुलिकट है, पुलिकट झील है, तो यहां पे जो है कि कोल्लेरू झील है। क्या है? कोल्लेरू झील। चिल्का झील और पुलिकट झील के बीच कोल्लेरू झील है। क्लियर हो गया? चिल्का झील और पुलिकट झील के बीच कोल्लेरू झील स्थित है। अब कोल्लेरू झील से और भी प्रश्न बनते हैं, वो क्या बनते हैं ये देख लीजिए कि कोल्लेरू झील जो है चूंकि क्या डेल्टाई झील है, तो यह 2 डेल्टाओं के बीच स्थित है। यह कोल्लेरू झील 2 डेल्टा के बीच स्थित है। वो क्या है? ऊपर से गोदावरी नदी है और नीचे से कृष्णा नदी। ये क्या हो गया? यहाँ पे गोदावरी और नीचे से कृष्णा, नीचे से कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है वो आप समझ सकते हैं कि नदी जो है कि अपने समाधि स्थल या फिर कहीं समुद्र में मिलने से पहले वह जो एक जलोढ़ को निक्षेपित करता है, जलोढ़ मिट्टी, यानी अपने साथ जो बहाकर अवशिष्ट लाती है, और उसमें वो जो एक समुद्र में मिलने से पहले अपने जो है कि तट पे ही उसे बिखेर देती है, उसको ही डेल्टा कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यह जो है कोल्लेरू झील देख रहे हैं, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में निर्मित होता है। ठीक हो गया? गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में निर्मित होता है। अब देखिए इसको इस तरह समझिए, प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि कोल्लेरू झील का निर्माण किन डेल्टाओं के बीच होता है? तो बता देंगे गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में इस झील का निर्माण होता है। क्योंकि 2 डेल्टाओं के बीच इसका निर्माण होता है, इसलिए इस झील को डेल्टाई झील भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये झील, और क्या देख लिया आपने कि आंध्र प्रदेश में कितने झील हैं? 2 झील है, एक झील उड़ीसा में। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। झील हमने समझ लिया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब और देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न बनता है। अब देखते हैं इससे जो बनता है, एक प्रश्न निकल कर आता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो पहला वीडियो जब आप देख रहे होंगे तटीय मैदान पर, तो उसमें हमने बताया था कि तटीय मैदान का निर्माण या तो समुद्र के द्वारा उस भूमि को काटने से हुआ है, यह नदी के द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद के जमा करने के कारण हुआ है। तो पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा कटा छटा है, चौड़ाई कम है,
लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान ज्यादा कटा छटा है, उसकी चौड़ाई कम है। वहीं पूर्वी तटीय मैदान आप देख रहे हैं कि भारत में अधिकांश नदियां जो बहती है वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। तो इस वजह से इस तट का निर्माण या इस मैदान का निर्माण जो है वह नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद यानी जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। तो क्लियर? इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेपों से। अब जलोढ़ निक्षेप क्या समझ गए? अपने द्वारा जो बहाकर लाए गए अवसाद है उसमें जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है, वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो जलोढ़ निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ। अब देखते हैं और क्या प्रश्न बनता है। देखिए इसकी औसत चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? औसत चौड़ाई कितनी है? तो याद कीजिए पश्चिम तटीय मैदान को थोड़ा सा। पश्चिम तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? अगर आपने वीडियो देखा है तो याद होगा, नहीं तो सुन लीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई है 65 किलोमीटर, वही पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई है 120 किलोमीटर। डबल पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई से दोगुना इसकी चौड़ाई है। क्यों है वो आप समझ लीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान जो है कि समुद्र के द्वारा उसको ज्यादा काटा गया उस मिट्टी, इस वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा कटा छटा और सकरा है, पतला है। वहीं इसका निर्माण जो है अवसाद से हुआ, इसलिए ये ज्यादा चौड़ा हो गया है। इस वजह से क्या होता है कि इस हिस्से में पोताश्रय की कमी है। पोत जहां जहाज रुकता है, बंदरगाह जिसे आप कहते हैं, अच्छे बंदरगाह का निर्माण पूर्वी तटीय मैदान में नहीं हो पाता है। बनस्पत पश्चिमी तटीय मैदान में अच्छे बंदरगाह प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए। क्यों हुए हैं ये आप समझ गए। ठीक है, अब और समझ लीजिए इससे क्या क्या औसत हो गया। एक चीज तो क्लियर कर लीजिए, भारत के तटीय मैदान की लंबाई कितनी है वो आप जान रहे हैं, 6100 किलोमीटर। मैंने पहले वीडियो में भी बात किया था, इसमें भी बात किया। ठीक है, अब जान लेते हैं कि यह जो है कि इसके निर्माण में प्रमुख नदी कौन कौन सा है, ये तो याद रख ही लेना है क्योंकि ये कई मौकों पर हमें काम आता है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण में 4 प्रमुख नदी का योगदान है। अभी आपने चूंकि जब हम ये झील बता रहे थे तो उससे स्पष्ट हो गया होगा। तो प्रमुख नदी इसमें हम लिख लेते हैं, ऊपर से आगे से आप स्टार्ट कीजिए। आगे क्या है? महानदी, सबसे ऊपर लेते हैं महानदी। दूसरा क्या है? गोदावरी। तीसरा क्या है? कृष्णा। और चौथा क्या है दोस्तों? कावेरी, सबसे लास्ट में ये। ठीक है, तो 4 प्रमुख नदी पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण में सहायक है। हालांकि नदी तो बहुत सी है, भारत में लगभग 4000 नदियां हैं। तो सारी नदियां नहीं, क्योंकि अकेली नदी नहीं है, ये उद्गम स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक कई छोटी छोटी या सहायक नदियों से होकर आगे बढ़ती है ना। तो ये 4 प्रमुख नदी है जो पूर्वी तटीय मैदान के निर्माण में सहायक है। एक चीज जो इसमें दोस्तों हमें क्लियर कर देना है वो क्या होता है, चिल्का झील तो स्पष्ट हो गया, उसी के आसपास या महानदी के आसपास एक नदी बहती है, वो जान लीजिए, ये है यहां से ब्राह्मणी नदी। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक है व्हीलर द्वीप है, रॉकेट परीक्षण स्थल है व्हीलर द्वीप पर। तो वो हम लिख लेते हैं, ब्राह्मणी
नदी के तट पर, सॉरी तट इसको नहीं कहें, या तट ही बोल देते हैं, ब्राह्मणी नदी के तट के निकट कौन सा है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप स्थित है, जो किस लिए है दोस्तों? रॉकेट परीक्षण स्थल के लिए फेमस है। रॉकेट परीक्षण स्थल के लिए फेमस है। यह एक प्रकार का द्वीप है, एक द्वीप है। इस द्वीप का नया नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप को वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है दोस्तों। अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो स्पष्ट है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर किस स्थल से रॉकेट परीक्षण किया जाता है? तो बता देंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। व्हीलर द्वीप से। कौन से द्वीप से दोस्तों? व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप किस लिए फेमस है? रॉकेट परीक्षण के लिए। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। अब नया नाम क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और ये पूर्व राष्ट्रपति और एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। कभी हम एपीजे अब्दुल कलाम पर वीडियो बनाएंगे, या राष्ट्रपति, जब हम पॉलिटिकल साइंस पे हम बात करेंगे तो उसमें इसका नाम जरूर आएगा। तो चलिए वो बात की बात है। फिलहाल अभी हम पूर्वी तटीय मैदान को क्लियर कर रहे हैं। तो स्पष्ट हो गया। और व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप इसके निकट स्थित है, ब्राह्मणी नदी के तट के निकट स्थित है। और अगर वो सागर पूछा जाए, किस सागर में स्थित है या किस समुद्र में स्थित है, तो दोस्तों इधर क्या है? इस दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और जान लीजिए, वो यहां जानना है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक फेमस जगह है, पहले तो प्रश्न सुनिए कि भारत में समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है वो किस स्थल से निर्धारित होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिसको हमें आपको जानना चाहिए। वो क्या है कि यहाँ पे एक जो है कि पुलिकट जो है, पुलिकट के निकट, पुलिकट जो है उसके दक्षिण में जो है क्या स्थित है, वो आप जान रहे हैं। वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ठीक बीच में स्थित वो जगह है। ठीक है, वो जगह से जो है कि समुद्री तल की ऊंचाई को मापा जाता है। उस जगह का नाम है चेन्नई शहर। ये शहर जो है बहुत फेमस शहर है। चेन्नई तो नाम है, शहर नाम है। इससे दो प्रमुख प्रश्न बनते हैं। वो क्या बनते हैं देख लीजिए कि भारत के जो है संपूर्ण भारत का समुद्री तल से ऊंचाई जो हम ज्ञात करते हैं वो ज्ञात किया जाता है ये चेन्नई शहर से। यहां पे स्थित है चेन्नई। क्या स्थित है? चेन्नई। यहां से दो चीजें हमें जानना क्या है, एक समुद्री तल से ऊंचाई ज्ञात की जाती है इसी जगह से। दूसरी क्या इसके साथ जीके जुड़ा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बीच, भारत का सबसे बड़ा बीच, भारत का सबसे बड़ा बीच कहां स्थित है? वो है चेन्नई शहर में। भारत का सबसे बड़ा बीच कौन सा है? मरीना बीच। कौन सा बीच है दोस्तों? मरीना बीच। चेंज कर देते हैं, मरीना बीच। और वो कहां स्थित है? चेन्नई शहर में स्थित है। तो चेन्नई शहर ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान पे स्थित प्रमुख शहर है चेन्नई। इससे दो प्रश्न हो गए। क्या हो गए कि भारत के संपूर्ण स्थल की समुद्री
तल से ऊंचाई ज्ञात की जाती है चेन्नई सर से। और दूसरा क्या है, भारत का सबसे बड़ा बीच मैरीना बीच कहाँ स्थित है, चेन्नई में। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं और हम जानते हैं। अब हम जानते हैं, क्या प्रयास करते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हम इस वीडियो में ही इसको समाप्त करेंगे, बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एकदम शॉर्टकट में आगे बढ़ते जाना है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा बड़ा होता जा रहा है वीडियो। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, पूर्वी तटीय मैदान कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 3 राज्यों से। अब देख लीजिए, पहले हम राज्य लिख देते हैं, कौन कौन सा राज्य है, उड़ीसा। दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु या राज्य में लिखा है, इनका नाम नहीं है। उड़ीसा में स्थित मैदान को कहा जाता है उत्कल मैदान। क्लियर है दोस्तों, उत्कल मैदान। आंध्र प्रदेश में स्थित मैदान को क्या कहा जाता है, आंध्रा मैदान या आंध्र प्रदेश का मैदान। तमिलनाडु में स्थित मैदान को कहा जाता है तमिलनाडु का मैदान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उत्कल मैदान, उत्कल शब्द उड़ीसा का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना। आज उड़ीसा है, पहले उत्कल हुआ करता था, ठीक है। तो उत्कल का मैदान या उड़ीसा का मैदान, आंध्र प्रदेश का मैदान या आंध्रा मैदान, तमिलनाडु का मैदान, वो नाम से स्पष्ट है। तो कौन सा मैदान किस राज्य में है, नाम में स्पष्ट हो गया। अब देखिए और इसमें क्या है, उड़ीसा या उत्कल मैदान से सटे हुए तट को, ये जो समुद्री तट है उसका नाम क्या है। उड़ीसा या उत्कल मैदान से सटे हुए तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। आंध्रा मैदान से सटे हुए तट को, तट क्या है वो आप स्पेशल वीडियो में देख चुके हैं। आंध्रा मैदान से सटे हुए तट को कहा जाता है गोलकुंडा का तट। और तमिलनाडु से सटे, तमिलनाडु का मैदान जो है उसका तट जो है कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्लियर है। पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। 3 भागों में, उत्कल का मैदान, आंध्रा का मैदान, तमिलनाडु का मैदान। उत्कल मैदान किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। आंध्रा का मैदान आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु का मैदान तमिलनाडु में। उत्कल मैदान का तट कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। आंध्रा मैदान का तट कहा जाता है गोलकुंडा का तट, और तमिलनाडु का मैदान कहा जाता है कोरोमंडल तट। अब ये देख लीजिए, अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, उत्कल तट। ये क्या हो गया, गोलकुंडा तट। और ये क्या है, कोरोमंडल तट। क्लियर। अब देखते हैं कि उत्कल तट का विस्तार कहां से कहां तक है। उत्कल तट का विस्तार कहां से कहां तक है, याद कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ऊपर क्या हो जाता है, स्वर्णरेखा नदी। तो क्लियर है, यहां क्या हो गया, स्वर्णरेखा नदी से लेकर, चूंकि ये क्या है, उड़ीसा है। ये हिस्सा कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। और ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो दोनों के बीच में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या स्थित है वो हम देखते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है बहरामपुर।
बहरामपुर या बेरहमपुर कहा जाता है। तो क्लियर, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर बहरामपुर या बेरहमपुर के बीच स्थित है उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, सॉरी उत्कल मैदान या उत्तरी सरकार तट। ठीक है, अब ये हिस्सा जो है वो क्या है, कोरोमंडल तट और गोलकुंडा तट या आंध्रा तट मैदान और तमिलनाडु मैदान का विस्तार कहां से कहां तक। तो पहले गोलकुंडा का मैदान देख लेते हैं, गोलकुंडा का तट देख लेते हैं, उनका कहां से कहां तक है। ठीक है, इसका जो है ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है पुलिकट झील स्थित है, और ये झील के बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो गोलकुंडा स्थित है बहरामपुर और पुलिकट झील के बीच में स्थित है। कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के मैदान का विस्तार का है पुलिकट झील से लेकर यहां पे आता है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, जिसे कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं, ये क्लियर हो गया, स्वर्ण रेखा नदी से बहरामपुर के बीच है उत्कल तट और बहरामपुर से पुलिकट झील के बीच है गोलकुंडा, और पुलिकट झील और जो है कि कन्याकुमारी के बीच स्थित है कोरोमंडल तट। एक चीज और जान लीजिए, यह पुलिकट झील जो है वह चेन्नई से उत्तर में, पुलिकट झील क्या है, चेन्नई के उत्तर में, चेन्नई शहर जो है उसके निकट में ही स्थित है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चेन्नई शहर के निकट स्थित झील का नाम क्या है, वो हो गया दोस्तों पुलिकट झील। ये स्पष्ट हो गया। अब ये जान लेते हैं कि जो प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसकी जो है कि लंबाई पूछा जाता है, और इनकी लंबाई पूछा गया है कई बार। इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई है 600, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास इनकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो 675 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इस तट की औसत चौड़ाई है 100 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 100 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 120 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे अधिक चौड़ा जो है वह कौन सा तट है, आंध्रा मैदान या गोलकुंडा तट आप कहिए। ठीक है, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अब चूंकि इसके नेक्स्ट हम वीडियो बनाते हैं, उसमें हम जो है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है इस परिवार को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।